मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ठीक हो गया, वेरी गुड। ओके जी, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है, यू कैन प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ एज वेल। और इसके अलावा आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अ बिजनेस हैज 1500 ऑफ इन्वेंट्री। डिट्टो कॉपी सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। जो मैंने सारा काम करवाया है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ईयर एंड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स का यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आगे जो मैंने सॉल्व किया, ये उसका सोल्यूशन इस तरह भी है, आपको ये समझ आए वो कर लेना, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 आप लोगों ने खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 भी आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं जी वापस अपने, देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये वाला लेक्चर, कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था? इन्वेंट्री की रिकग्निशन और वैल्यूएशन से। रिकग्निशन वाला पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। अब हम लोग आते हैं वैल्यूएशन की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जो एंट्रीज पास कर रहे थे, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्रीज, तो हम लोग, हमें तो पता है कि रिकग्नाइज कैसे करना है। रिकग्नाइज ऐसे करना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री को हम लोगों ने उठा के कॉस्ट ऑफ सेल्स में फेंक देना है। यानी इस वाली एंट्री का अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या हो रहा है कि आप अपने एसेट को एक्सपेंस में बदल रहे हैं। आप अपने एसेट को एक्सपेंस में बदल रहे हैं, आप अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री से उठा के इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाके फेंक रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसमें आप अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को, एक्सपेंस को वापस इन्वेंट्री में लेके जा रहे हैं, वापस एसेट बना रहे हैं, क्योंकि दैट इज अनसोल्ड। रिकग्निशन तक तो ठीक हो गया, समझ आ गई। लेकिन सवाल ये है कि ये जो वैल्यूज आई 7500 और यहाँ पे जो 9500 आई, ये कहाँ से आई? ठीक है, ये कहां से आई और इसको हम लोग कैसे लेके चलेंगे? ये इसकी इस वैल्यू के ऊपर कैसे हमें पता लगेगा? जैसे उसने हमें बताया भाई 65 मशीन्स उसने खरीदी थी, फिर 30 मशीन्स पड़ी हुई थी, तो उसकी वैल्यू कहां से ला रहा है, उसके क्या रूल्स है, वो अब पढ़ते हैं हम लोग। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ, हम लोगों ने जो आज का लेक्चर स्टार्ट इससे किया था कि इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल। अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है तो जो गुड्स वो परचेज करती है रीसेल पर्पस के लिए, दैट इज द इन्वेंट्री। कंज्यूमेबल स्टोर्स सच एज ऑयल्स वगैरह, रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, पार्टली फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, या फिनिश गुड्स जो कि एक कंपनी जो है वो या बना के बेचती है या ट्रेडिंग करती है। अब IS2 इन्वेंट्रीज का कहता है जो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, द इन्वेंट्री की जो वैल्यू होनी चाहिए, इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो अभी हम लोगों ने अभी तक किया, ये हम लोगों ने पोर्शन पढ़ा है। देखो यहाँ पे वापस मैं जाता हूँ, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये हम लोग दोबारा डेबिट कर रहे हैं इसको 7500 से। ये इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट हो रही है। जब इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट हो रही है तो ये हमारा एसेट बन के कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना, तो कैरी फॉरवर्ड कहां पे होती है? ये हमारा एसेट बन जाएगा। एसेट बन के कहां जाएगा? हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब इसकी वैल्यू क्या आनी है? वो कहता है इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट में। किस वैल्यू पे? आप दो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, एक होगी कॉस्ट, दूसरी होगी NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, आप दोनों कैलकुलेट करेंगे और उनमें से जो लोअर होगा वो वैल्यू से आप ये एंट्री पास करेंगे। ठीक है, मैयर कैसे करेंगे? मेजरमेंट का रूल क्या है कि इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड, इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड। अगर मैं इसको यूं पढ़ूं, इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। यानी कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, NRV भी कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों में से जो लोअर होगा, जो कम होगा, उसे हम लोग आगे ले जाएंगे। कहां पे ले जाएंगे उसे हम लोग आगे? उसे हम लोग आगे जो जो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, वैल्यू डाल देंगे। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू या NRV कैसे कैलकुलेट होती है? जो इन्वेंट्री बच गई होगी, जो कि अनसोल्ड इन्वेंट्री होगी, उसको हम लोग देखेंगे कि वो कितने की बिक सकती है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। ठीक है, कितने की बिक सकती है, और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एनी सेलिंग कॉस्ट। कोई भी जो सेलिंग कॉस्ट है फ्यूचर की, वो माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी NRV। ठीक है, और दूसरे तरफ जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट कैलकुलेट करने का उसमें हमें ये एक रीडिंग दी है, ये रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे।
पहली तो एक जो डेडलाइन है वो मोर देन इनफ है, अगर आप इसको समझ लो तो कोई भी नंबर्स आ जाएंगे, आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे। क्या कहता है कॉस्ट इंक्लूड्स, कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, ऑल द एक्सपेंडिचर्स incurred in bringing the product or service to its present location and condition। वो तमाम खर्चे, वो तमाम एक्सपेंसेस जो आपने पे किए हैं, वो इन्वेंट्री को खरीदने से लेके अपने जहां तक आपने उसे प्रेजेंट लोकेशन जहां पे उसे फैक्ट्री में मंगवाना है वहां मंगवाने तक के सारे खर्चे जो हैं वो उसकी कॉस्ट में शामिल होंगे। ठीक है, और अगर उसे एलैबोरेट वो करता है, वो क्या कहता है, इसमें आ जाएगी कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर आप परचेज कर रहे हैं कुछ चीज, जैसे आप चाइना से जूते मंगवाते हैं, ठीक है, आप चाइना से जूते मंगवा रहे हैं, कोई ब्रांडेड जूते, लेट्स सपोज एडिडास बनता है, उधर चाइना में बनता है एडिडास, ठीक है, अब है एडिडास ब्रांड है, लेकिन लेट्स सपोज चाइना में बन रहा है या किसी जगह पे बन रहा है जहां पे बन रहा है, आप वहां से जूते मंगवाते हैं, तो एक तो हो जाएगी मटेरियल इटसेल्फ, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो हो जाएगी। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज होंगी, फ्रेट होगा, किराया शराया, और अगर आप उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आती है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी ट्रेडिंग को लेके चल रहे हैं। अच्छा, जब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उस कॉस्ट कैलकुलेट करने में क्या चीजें आपने इंक्लूड नहीं करनी। देखो, सारे खर्चे इंक्लूड करने हैं, ऑर्डर से लेके जो परचेज कॉस्ट है वहां से लेके आपके ऑर्डर आपके स्टोर रूम तक, स्टोर रूम नहीं, आपकी प्रेजेंट लोकेशन फैक्ट्री तक पहुंचने तक की सारी कॉस्ट ये तो शामिल होगी। लेकिन उसमें क्या शामिल नहीं होगा, कॉस्ट विच मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आर सेलिंग कॉस्ट। कोई भी जो सेलिंग कॉस्ट है उस इन्वेंट्री को बेचने की, जैसे कमीशन दे रहे हैं या 4 बंदे रखे हुए हैं, सेल्स स्टाफ रखा हुआ है, मार्केटिंग स्टाफ रखा हुआ है, वो नहीं आएगी। स्टोरेज कॉस्ट, जहां पे उस इन्वेंट्री को स्टोर कर रहे हैं, वो भी नहीं आएगी। एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर और अदर कॉस्ट, कोई ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया, जल गई चीजें, चोरी हो गई, तो वो भी नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट हो गया उसको रन करने का, बिजनेस को रन करने का, बिजली के बिल हो गए, टेलीफोन के बिल, ये भी नहीं आएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल वेस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, ये इंक्लूड नहीं होंगी जब कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। और एनआरवी कैसे कैलकुलेट होती है? एनआरवी कैलकुलेट होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कैसे होगी, एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेवेन्यूज माइनस सेलिंग कॉस्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लोअर हाफ। और करना क्या है हम लोगों ने कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेनी है, एनआरवी भी कैलकुलेट कर लेनी है, और इनमें से पिक क्या करना है, इसमें से पिक करना है जो लोअर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा, इस बुक में आपको अक्सर जगहों पे नीचे एमसीक्यूज लाइक सॉल्यूशंस टाइप मिलेंगे। वो सॉल्यूशंस हम लोग उस तरह नहीं करेंगे, हमारे लिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इतना सा है, ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, ये सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से इधर राइट डाउन करा के एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, द इन्वेंटरी शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, एंड एनआरवी इज रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू माइनस फ्यूचर सेलिंग कॉस्ट। एंड जो दूसरे तरफ आपका आ गया कॉस्ट, जो है कॉस्ट क्या है, कॉस्ट में ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द प्रोडक्ट इन द प्रेजेंट लोकेशन, वो आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये अप्लाई करते हैं, एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। Cooley's business sells 3 products X, Y and Z. The following information was available at year end. एक बिजनेस है जो कि 3 प्रोडक्ट्स बेचता है X, Y and Z. The following information relates to the year ended. Remember, ये जो इन्वेंट्री की जितनी भी रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के इशू होते हैं, ये ईयर एंड पे ही आते हैं, साल के स्टार्ट पे या ड्यूरिंग द ईयर नहीं होते। जब साल के एंड पे हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होती है, तब ये इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, उसने कॉस्ट भी दे दी, एनआरवी भी दे दी, यूनिट्स दे दी, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो लेट मी डू इट ओवर हियर, मैं एक और शीट ऐड कर लूं। क्या कहता है जी, उसकी प्रोडक्ट्स थी कितनी, 3 प्रोडक्ट्स वो बेचता था, एक्स, वाई, जी। ठीक है जी, अच्छा, कॉस्ट उसने उसकी बता दी कितनी कितनी है कॉस्ट,
कॉस्ट है जी 7, 10 एंड 19। अभी मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूं 7, 10, 19। ठीक है जी, ये कॉस्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद वो कहता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, NRV। NRV उसने बता दी, NRV उसने बता दी 10, 8, 15। 10, 8, 15 जी। उसके बाद उसने बता दिया यूनिट्स। यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स है 100, 200 एंड 300। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कहता है, अब कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, जी क्या कह रहे हैं? अब शीट नजर आई है, पहले शीट नहीं खुली हुई थी। कौन सी शीट? ये जिससे काम करा रहे हैं। यार शीट तो स्टार्टिंग से खुली थी, आपके पास नहीं व्यू हो रही होगी। अच्छा, खैर, कॉस्ट एंड एनआरवी यूनिट्स हमारे पास आ गई 100, 200 एंड 300। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। रिमेंबर, रिकग्निशन हम लोगों ने पढ़ लिया, ब्रेक से पहले का जो हम लोगों ने काम किया था वो रिकग्निशन से था कि रिकग्नाइज कैसे करना है। अब उसको मैयर कैसे करना है, वो ये करना है। और मैयर कैसे करना है, IS2 कहता है द इन्वेंटरी शुड बी मैयर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे क्राइटेरिया लगा देंगे, लोअर लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अच्छा, अब इसमें से हमारे पास लोअर कौन सी है जी, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, लोअर भी कर देता हूँ। इसमें अब हमारे पास लोअर कौन सी है, कॉस्ट है लोअर या NRV लोअर है? सर कॉस्ट। कॉस्ट, तो हम लोग कॉस्ट पिक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास कॉस्ट लोअर है या NRV लोअर है? NRV। तो हम लोग NRV पिक कर लेंगे। और इसमें हमारे पास कॉस्ट लोअर है, NRV लोअर है? एनआरवी। NRV। NRV पिक कर लेंगे। ठीक है। सो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV हमने पिक कर ली, ये एक यूनिट की है। अब चूंकि हम लोगों को जब वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो टोटलिटी में फाइंड आउट करनी होती है, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो दिस विल बी 700। ठीक है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, दिस विल बी 1600। और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, 300। दैट विल बी 4500। और अगर इसका टोटल हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे मेगा टोटल, तो दैट विल बी 4500 प्लस 1661 एंड 700 $6800। ठीक है जी। दिस इज सिंपल, इट लुक्स सिंपल, इट इज सिंपल, जहां पे हम लोगों ने सिर्फ लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV लगाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि अच्छा, इसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी, अगर हम लोग एंट्री फॉर एग्जांपल इसकी एंट्री पास करना चाहेंगे, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। अगर रिकॉग्नाइज करना चाहें इसको, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 6800 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 6800। ठीक है, ये अगर इसको रिकॉग्नाइज करना चाहें, बहरहाल उसने हमें क्वेश्चन में नहीं कहा कि इसको रिकॉग्नाइज करो, उसने सिर्फ कहा वैल्यू फाइंड आउट करो। अब इसकी प्रॉब्लम कहाँ है, ये प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे जो कॉस्ट उसने दी हमें वो कैलकुलेटेड दी, उसने कैलकुलेट करके ऑलरेडी कॉस्ट दे दी। NRV जो है उसने कैलकुलेट करके दे दी। अच्छा, क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ सकती है, अगर आपको कैलकुलेटेड कॉस्ट ना मिले, आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़े इस क्राइटेरिया के थ्रू, और आपको NRV कैलकुलेट करनी पड़े या कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़े इस क्राइटेरिया के थ्रू, और NRV भी कैलकुलेट करनी पड़े इस क्राइटेरिया के थ्रू। अब इस बुक में वो क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग वो क्वेश्चन खुद बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, वो खुद ही बना लेते हैं। ये आगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, एक स्टेरियो बना लेते हैं खुद से, और वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको रीनेम कर देते हैं सीनेरियो से।
तो इसको हम लोगों ने सिनेरियो क्या बनाया, हम लोग सिनेरियो इधर लिख लेते हैं, बल्कि हम लोग एक सिनेरियो बनाते हैं कि आप एडिडास के शूज जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। एडिडास के शूज इंपोर्ट करते हैं और आपने जो है वो एडिडास के कितने शूज इंपोर्ट किए, लेट्स सपोज परचेज प्राइस ऑफ 1000 पेयर ऑफ शूज, ठीक है जी। आपने परचेज किए कितने के, लेट्स सपोज आपने परचेज किए 50, कितने के, 5 लाख अगर हो तो 100 के हिसाब से तो नहीं पड़ेगा ना, 1000 अगर पेयर आप खरीदें, 2000 का 3000 का भी आपको पड़ता हो तो 3000 तो ये 30 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये आपने जी पैसे पे किए, किधर पे किए, आपने ये परचेज किया, ठीक है। जो भी एक्सपोर्टर था वहां पे एडिडास शूज के लिए, आपने उसके ये पे किया। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या किया, आपने इंपोर्ट एंड कस्टम ड्यूटी भी पे की। अच्छा, वो कितनी थी, वो थी से 20% पर 20% पर यूनिट, ठीक है। तो अगर 20% पर यूनिट हो तो उसको हम लोग कैलकुलेट, बल्कि इसको यहाँ लिखते हैं, इम्पोर्टेंट कस्टम कितना था, दैट इज 20% पर यूनिट। मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा परसेंटेज और उसमें ला रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद जो फ्रेट था, फ्रेट होता है किराया, फ्रेट टू ब्रिंग इन, टू ब्रिंग शूज इन इस्लामाबाद। फ्रेट कितना था जी, फ्रेट था आपका से 1 लाख का फ्रेट लग गया, ठीक है। कराची से आपने चढ़वा के लाया तो ये लग गया। अच्छा, इसके साथ हमारे पास क्या आ गया जी, अगर हम लोग इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहिए यहाँ पे, इसमें और चीजें भी आ सकती हैं, इसमें वो आपको स्टोरेज कॉस्ट दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, इसमें सेलिंग कॉस्ट दे सकता है, बट मेन ये है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने कैलकुलेट करनी हो इन सिंपल वे, तो क्या आ सकता है जी, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 30 लाख डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल्स टू 3000, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इंपोर्ट जो है वो ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी है 20% पर जो है शूज है, तो 3000 का जब लगेगा 20%, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस 10% 300 हो गया, 600 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है फ्रेट टू ब्रिंग शूज इन इस्लामाबाद, तो आपने 1000 पेयर्स मंगवाए, तो लाख ये आ गया, 1000 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट इसकी आ गई 100 रुपया, ठीक है। तो हमें कितने का पड़ रहा है जी, इसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है कितना का, 3700 का आपको शूज पड़ रहा है, पेयर ऑफ शूज पड़ रहा है, ठीक है। अब और उसने हमें अदर इंफॉर्मेशन क्या दे दी, उसने अदर इंफॉर्मेशन ये दे दी आपको, अच्छा जी, अदर इंफॉर्मेशन उसने आपको दी है, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये जब आपने पूरा इंपोर्ट किए थे, ड्यूरिंग द ईयर 900 पेयर ऑफ शूज वर सोल्ड and you came to know that remaining shoes can, की कोई क्वेश्चन है किसी को? यस सर। जी बोले। सर ये जो 3000 से माइनस किया है ये क्यों किया है, ये थोड़ा सा बता दें। किधर माइनस किया? सर ये ऊपर 3 लाख को जब डिवाइड किया 1000 से माइनस 3000 किया हुआ है। माइनस नहीं किया यार, थोड़ा जूम करके देखो, इक्वल है। अच्छा ठीक है सर। मैं जूम कर देता हूँ, है जो। किधर बैठे हुए हो? सर मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ। नहीं तो है, खुद किस जगह पे हो? सर ग्राउंड में। कौन से ग्राउंड में? सर इधर घर के पास ही।
तो घर से बाहर क्यों आए हुए हो? सर वो जरा सिग्नल इशू था इस वजह से। अच्छा, सिग्नल इशू का, ठीक है। सो अदर इंफॉर्मेशन जो है, ड्यूरिंग द ईयर 900 पेयर ऑफ शूज वर सोल्ड एंड यू केम टू नो दैट रिमेनिंग शूज, जो बाकी के शूज हैं, द रिमेनिंग शूज कैन ओनली बी सोल्ड at a price of 3500 and you also have to pay या किसी का माइक ऑन हो गया? हाँ, thank you. Other information, during the year 900 pair of shoes were sold and you came to know that remaining shoes can only be sold at price of 35 and you also have to pay 10% commission to sales agent. 10% कमीशन टू सेल्स एजेंट, ठीक है जी। ये आपको अदर इंफॉर्मेशन मिल गई। अब ये तो आपकी कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कॉस्ट। अब हम लोगों ने एनआरवी भी कैलकुलेट करनी है, तो एनआरवी कैसे कैलकुलेट होगी? एनआरवी कैलकुलेट होती है, हाउ टू कैलकुलेट एनआरवी, यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एनआरवी कैलकुलेट होगी और रिक्वायर्ड भी यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूरा कर लेना, तो इसको मर्ज कर लेता हूं मैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लिख लेता हूं। रिक्वायर्ड क्या है जी? रिक्वायर्ड है measure and recognize inventory, closing inventory at year end। जो कहता है मेजर करो और रिकॉग्नाइज करो क्लोजिंग इन्वेंट्री को एट ईयर एंड पे, इसको करना है। सो दैट इज वेरी सिंपल। हमारे पास सबसे पहला रूल होता है क्या? हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट हम लोगों ने यूनिट बेस्ड मेथड पे कर ली। अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एनआरवी। एनआरवी कैसे कैलकुलेट होती है? एनआरवी कैलकुलेट होती है जी, यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर लूं, expected revenues माइनस एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज, और इसमें से माइनस हम लोग कर देते हैं क्या? इसमें से माइनस हम लोग कर देते हैं एनी सेलिंग कॉस्ट। अच्छा, ये मैं नहीं बता रहा, ये आपके इन चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज हाउ एनआरवी इज कैलकुलेटेड, ये लिखा हुआ है। हम लोगों को अक्सर ये नहीं पता होता कहां से हम लोग पढ़े हैं, तो दिस इज एनआरवी लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन फ्यूचर व्हेन गुड्स आर सोल्ड लेस एनी कॉस्ट, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा जी? अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें एनआरवी को, तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो बाकी की आइटम्स रह गई हैं उसका कहता है वो 3500 की बिकेगी। 3500 का एक शूज बिकेगा, एक पेयर बिकेगा, 3500 हो गया। और इस 3500 में से एनी सेलिंग कॉस्ट जब हम लोगों ने माइनस की, तो एनी सेलिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ कमीशन। तो 10% ऑफ 3500 भी हो जाएगा माइनस इसमें से, तो दैट विल बी कितना आ जाएगा जी? 3500 माइनस 350 which will be equals to 32 नहीं 31 आएगा, 3150। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या है? ये आपकी एनआरवी है जो आपने कैलकुलेट कर ली। अब द क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। ये क्वेश्चन वही बन गया जो अभी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 की थी, लोअर ऑफ एनआरवी। तो इन दोनों में से लोअर कौन सी है? इन दोनों में से लोअर एनआरवी है। सो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अगर लगाते हैं लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट, तो इन दोनों में से लोअर कौन सी है? इन दोनों में से लोअर है एनआरवी इज लोअर 315
NRV इज लोअर, ये तो हम लोगों ने मेजर कर लिया, ठीक है। अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं जी एंट्री से, और एंट्री क्या होगी हमारे पास, एंट्री वही है इन्वेंट्री, डेबिट कर देंगे हम लोग इन्वेंट्री अकाउंट को, ठीक है। कितने से 3, अच्छा अभी नहीं 315 से नहीं, और क्रेडिट कर देंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को। लेकिन देखो ये तो थी पर यूनिट की वैल्यू, अब हमें टोटल चाहिए, तो टोटल कैसे आएगी, इस 3150 पर यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितनी आइटम्स अनसोल्ड रह गई, ठीक है। तो अनसोल्ड कितनी रहेगी, देखो 1000 पेयर खरीदे थे, 900 बिक गए, तो बाकी कितने रह गए होंगे, बाकी रह गए होंगे 100। तो दैट मींस आपके पास इन्वेंट्री कितनी होगी, जो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी 315000। तो यहाँ पे इसको लेंगे डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट 315000, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 315000। ये हमारा क्वेश्चन जो है मैयर, जो हमें रिक्वायर्ड था, क्या रिक्वायर्ड था, मैयर करें और रिकॉग्नाइज करें। तो जो मैयर वाला इशू है, जो मैयर वाला काम है, ठीक है, ये है यहाँ पे जो ये जो मेजरमेंट हम लोगों ने की, ये मैयर हो गया, और जो रिकॉग्नाइज है ये रिकॉग्नाइज है, और रिकॉग्निशन ये होगी, ठीक है। ये दो बेसिकली करने हैं, और इसकी बेसिक पे फिर अगर आप लोगों को कॉस्ट और एनआरवी कैलकुलेट करके दी गई हो तो आप लोगों की मौजे हैं, अगर कॉस्ट और एनआरवी कैलकुलेट करके नहीं दी तो फिर आप लोगों को खुद से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई कि कॉस्ट हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 6 सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, ये आप लोग खुद करना। तो आज का आपका जो काम है, अभी मैं लेक्चर ओवर नहीं कर रहा, आज का जो आपका काम है वो क्या क्या है, आपने क्या करना है, आपने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 से पहले एक एग्जांपल थी यहाँ पे, ये वाली एग्जांपल है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अ बिजनेस, ये करनी है, ठीक है। बल्कि ये तो मैं अभी आप लोगों से करवाता हूँ, ठीक है, करवाता हूँ, और उसकी फिर पिक्चर्स मंगवाऊंगा, बल्कि नहीं कहाँ करोगे, वो खुद से एक दफ़ा लेक्चर सुन के बाद में कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 वो एग्जांपल करनी है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 करनी है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 करनी है, 3 क्वेश्चंस हो गए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 करनी है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 करनी है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके ऊपर जो आप लोगों ने करने हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 से पहले एग्जांपल है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए करनी है, और वो आप लोगों ने फिर जब प्रैक्टिस के लिए करके तो उसकी स्क्रीनशॉट्स, उसकी जो फोटोज हैं वो मुझे भेजनी है। दिस इज योर असाइनमेंट। जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 है उससे पहले वाली जो है एग्जाम्पल, वो करके आपने मुझे भेजनी है, और वो आपकी असाइनमेंट है। मैं आपको एक ग्रुप नहीं आपको बनाता हूँ, गूगल क्लासरूम बनाता हूँ, उसमें आपको लिंक भेज दूंगा और उसी में अपलोड करूंगा उसकी डेडलाइन भी, ठीक है। मीट योर डेडलाइन एंड यू हैव टू अपलोड योर असाइनमेंट्स ओवर देयर, ठीक है जी। तो वो करनी है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 3 भी करनी है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 और 6 करनी है। 5 और 6 तो सिर्फ छोटी सी चीजें हैं। अच्छा, अब हमारे पास बात आ गई कि IS2 तो कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कैलकुलेट करनी है। IS2 क्या कहता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कैलकुलेट करनी है, बट द क्वेश्चन इज कि कॉस्ट, एनआरवी तो स्ट्रेट है, एनआरवी कैसे कैलकुलेट की जाती है, एनआरवी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट की जाती है, जहां पे हम लोग एक्सपेक्टेड रेवेन्यू में से एक्सपेक्टेड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। लेकिन जो कॉस्ट कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं वो 3 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। 2 जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 4 होते हैं, ठीक है। एक तो यूनिट कॉस्ट मेथड है, जो अभी हम लोगों ने एक इसकी प्रैक्टिस की है, यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करना, कि पर यूनिट की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगी। पर यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करने का मेथड कहां पे यूजफुल होता है, ओनली यूज्ड व्हेन आइटम्स ऑफ द इन्वेंटरी आर इंडिविजुअली डिस्टिंग्विशेबल एंड ऑफ हाई वैल्यू। लेट्स सपोज कंपनी गाड़ियां बना रही है, ठीक है, कंपनी जहाज बनाती है, कंपनी जो है मोटरसाइकिल्स बनाती है, तो वहां पे ठीक है, वहां पे यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना बेटर है। या यूनिट कॉस्ट बेचती भी है, आप चाइना से बाइक खरीद के यहाँ पे बेच देते हो, ठीक है, तो वहां पे यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना फाइन, जहाँ पे
cost of individual unit is high and the units are distinguishable. आप उनको different कर सकते हो, ये एक मोटरसाइकिल, दूसरा मोटरसाइकिल, तीसरा मोटरसाइकिल. This is the actual cost of the purchasing identifiable units of the inventory. But जहां पे sometimes क्या होता है, एक कंपनी है, जैसे कि मैं एक इंटर्नशिप की थी when I was doing my MBA, एक जगह पे 2 महीने की इंटर्नशिप की थी. वो लोग क्या करते थे, वो लोग चाइना से ही जो पंखे बनते हैं, ये जो पाकिस्तान में पंखे जितने भी बनते हैं, गुजरात में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पंखों की, ठीक है, गुजरात सिटी में. तो पंखों के अंदर एक बेरिंग लगता है, बॉल बेरिंग. और जगहों पे भी बॉल बेरिंग यूज होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली वो पंखों के बेरिंग्स थे, बॉल बेरिंग्स. तो वो 2 भाई थे, वो इंपोर्ट करते थे बॉल बेरिंग्स चाइना से, ठीक है. दे यूज्ड टू इंपोर्ट बॉल बेरिंग्स फ्रॉम चाइना एंड वो फिर गुजरात में सप्लाई करते थे वो बॉल बेरिंग्स को. अब जो बॉल बेरिंग्स थे, वो जब उनका एक कंटेनर आता था तो उनमें लाखों के हिसाब से बॉल बेरिंग होते थे, ठीक है. अब वो लाखों के हिसाब से जो बॉल बेरिंग होते थे, तो पर बेरिंग की कॉस्ट निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, कि एक्चुअल कॉस्ट पर बेरिंग की निकाली जाए. दैट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बेरिंग्स आर ऑफ स्मॉल वैल्यू. तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इधर FIFO मेथड यूज करते हैं या FCO मेथड यूज किया जाता है. नाउ व्हाट इज FIFO? FIFO इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अच्छा, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो एक तो पहली FIFO के लिए पहली assumption ये होती है कि यू आर इन अ कंडीशन, यू आर इन अ एनवायरनमेंट जहां पे प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. फॉर एग्जांपल, आज जो चीजें आपने खरीदी हैं, अगर 1 महीना ठहर के खरीदोगे या 1 महीने बाद वही चीजें दोबारा खरीदोगे तो कॉस्ट विल बी गोइंग अप. रोज की बेसिस पे चीजें महंगी हो रही है, तो फिर कौन सी कॉस्ट यूज की जाए? फॉर एग्जांपल, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है कि IAS तो कहता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कहता है कि पूरे साल में हम लोगों ने इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना, ठीक है, इन्वेंट्री के अकाउंट को नहीं छेड़ना पूरे साल में, इन्वेंट्री को एट द एंड एडजस्ट करेंगे. लेकिन जब आप परचेजेस कर रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल जनवरी में 10 आइटम खरीदी 5 रुपए के हिसाब से, फरवरी में 10 आइटम खरीदी 6 रुपए के हिसाब से, मार्च में 10 आइटम खरीदी 7 रुपए के हिसाब से, तो कॉन्टिन्यूसली प्राइस तो बढ़ रही है. अब जब आपने उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि किस कॉस्ट पे उसको लाया जाएगा, वेट कीजिएगा 1 मिनट. अच्छा, अब जब हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है उसकी, तो वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. तो दिस इज द प्रॉब्लम कि वो कौन सी 5 वाली लेंगे, 6 वाली लेंगे, 7 वाली लेंगे, कौन सी कॉस्ट लेंगे. तो बेसिकली हम लोग फिर क्या एज्यूम करते हैं, हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले आई है इन्वेंट्री उसी कॉस्ट को आउट करो. जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा. तो FIFO क्या आता है? फॉर द कॉस्टिंग पर्पसेस the first items of the inventory received are assumed to be first one sold. यहां पे लिखा है assumed to be, यानी एक्चुअली नहीं, this is assumed to be. इसका मतलब यह है कि कुछ जब आपने चीजें स्टोर की, जैसे बॉल बेरिंग, लेट्स सपोज जहां मैं काम करता था वो हर महीने बॉल बेरिंग्स मंगवाते थे. अब स्टोर रूम में सारे के सारे बेरिंग पड़े होते हैं, कोई उन पे ये नहीं लिखा होता कि पहले कौन से आए हैं, बाद में कौन से आए हैं, या फिर कौन से आए हैं, बस स्टोर रूम में वहां पे है. फॉर द पेपर वर्किंग यू विल बी अज्यूमिंग कि जो जनवरी में आए थे उनकी कॉस्ट ये थी, फरवरी में आए थे कॉस्ट ये थी, मार्च में आए थे कॉस्ट ये थी. तो उस हिसाब से जो पहले आएंगे, उन जो पहले आएंगे, जब आप सेल्स करोगे तो आप कहोगे भाई हम पहले वालों से सेल कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट वो वाली लिखो जो पहले आए थे. फिर बाद में आए उनकी कॉस्ट वो वाली लिखो, फिर थर्ड पे आए उनकी कॉस्ट जो थर्ड वाले आए थे उस हिसाब से लिखो. जब हम लोग इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग क्लियर पिक्चर कि ये हो क्या रहा है, ठीक है. कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग, तो FIFO में फिर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज द कॉस्ट ऑफ द यंगर इन्वेंट्री. मतलब क्या है कि जो बाकी इन्वेंट्री रह जाएगी, जो इन्वेंट्री बिकी हुई नहीं होगी, ठीक है, वो कौन सी होगी? वो वही होगी जो अभी रिसेंट खरीदी होगी, क्योंकि जितनी पुरानी वाली होंगी वो तो हम लोगों ने निकाल दी होगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, वो हम लोगों ने पहले वाली जितनी आई होंगी निकाल दी होगी. जो बाकी इन्वेंट्री रह जाएगी वो अपडेटेड प्राइस पे पड़ी होगी, रिसेंट प्राइस पे पड़ी होगी, ठीक है. उसके बाद वो कहता है FCO, या FIFO नहीं यूज करो तो FCO कर लो. FCO क्या है? द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एन एवरेज ऑफ ऑल इन्वेंट्री हेल्ड. एक एवरेज अमाउंट को ले चलो,
अच्छा, एवरेज कॉस्टिंग जो है वो दो तरह से होती है, पीरियोडिकली भी होती है, कॉन्टिन्यूसली भी होती है। पीरियोडिकली का क्या मतलब होता है कि आप पूरे महीने में चीजें खरीदते रहो, महीने के एंड पे आके एक दफा एवरेज कैलकुलेट कर लो। और कॉन्टिन्यूसली क्या होता है कि ईच टाइम व्हेन यू विल बी परचेजिंग, तो हर दफा आप एक एवरेज कैलकुलेट करो। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी एक एवरेज सी फिगर आती है। इसके साथ तीसरा भी होता है, उसे कहते हैं लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लाइफो इज नो मोर एप्लीकेबल। ये अभी से नहीं है, पिछले 5 6 7 सालों से हो गया, क्योंकि लाइफो जो है वो एब्सर्ड रिजल्ट्स निकालता था। ठीक है, लाइफो जो है वो एब्सर्ड रिजल्ट्स निकालता था, उससे रिजल्ट्स ठीक नहीं थे आते, उससे टैक्स बेनिफिट्स होते थे। तो फिर उन्होंने लाइफो को डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, लाइफो जो है वो अब से नहीं कैरी ऑन होगा। ठीक है, इसकी जो प्रैक्टिस है इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट वीक से करेंगे। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं कराता, वो इसलिए नहीं कराने लगा कि अभी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टाइम दिया है। बल्कि एक काम करो, अभी टाइम है, जो लोग जाग रहे हैं वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 जो है वो जरा करने की कोशिश करो कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है सर, जो असाइनमेंट के लिए वो सिर्फ पहली वाली एग्जांपल है ना जो जमा करवानी है? वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग से के 1 से पहले वाली जो एग्जांपल है वो जमा करवानी। ठीक है सर, थैंक यू। ये जरा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 करो, मैं वेट कर रहा हूँ इस पे। कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लो और मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है सर। जी पढ़ा है, समझ को नहीं आया हमें। सर ऑप्शन 6 और सी। चलो इकट्ठे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहता है? कहता है IS2 inventories define the items that may be included in the computing the value of an inventory of finished goods manufactured by business। आज हम लोग MCQ सॉल्व करना भी सीख लेते हैं। ठीक है, कि जब MCQs दिए गए हों तो कैसे करते हैं। अच्छा, जब MCQs दिए गए हों तो कोशिश करनी ये चाहिए कि डू नॉट फाइंड राइट आंसर। राइट आंसर फाइंड आउट नहीं करो, जो रॉन्ग वन है उनको कट करो। ठीक है, जो रॉन्ग वन है, क्योंकि आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कुछ चीजें मिलेंगी जो रॉन्ग होते हैं। कहता है which one of the following list consists only of items which may be included in the statement of financial position, value of such inventories according to IS2। A कहता है, जो पूछ क्या रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, जो ये जो लिस्ट उसने दे दी है, हर ऑप्शन में एक लिस्ट है। ठीक है, 3 4 चीजें उसने कही है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ द आइटम्स विच मे बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वैल्यू ऑफ सच इन्वेंटरीज अकॉर्डिंग टू IS2। जो उसने हमें बताया कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, कौन सा वाला ऑप्शन अच्छा है, बेटर है। पहले कह रहा है फोरमैन वेजेस, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कौन सा होता है? कैरेज इनवर्ड होता है कि चीजों को मंगाने की कॉस्ट। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? ये सेलिंग कॉस्ट है। तो क्या सेलिंग कॉस्ट आती है जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं? नो सर। हाँ, तो पहला तो हमारा रॉन्ग हो गया कि पहला तो नहीं होगा। दूसरा पढ़ते हैं, कहता है रॉ मटेरियल्स, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज का क्या कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आती है? नो सर। ये भी नहीं आती, इसका मतलब बी भी गलत हो गया। चलो सी को पढ़ते हैं। कहता है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल्स एंड फोरमैन वेजेस। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट आनी चाहिए? पहला सवाल, अभी हमें नहीं पता। अच्छा, कैरेज इनवर्ड तो आता है, रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, क्या फोरमैन वेजेस भी आनी चाहिए? ठीक है, अब ये भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन हम लोग क्लियरली इसको रॉन्ग नहीं कह सकते। अब लास्ट पढ़ते हैं। लास्ट में कहता है कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड तो क्लियर कट सेलिंग कॉस्ट है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, डी भी गलत है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। ये किसने आंसर किया था सी वाला? सर मैंने। हसीब ने। मैं कौन है भला?
अब्दुल तो हसीब। बकरी होती है। अच्छा, अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब बिल्कुल आपने ठीक आंसर किया है। सी वुड बी द आंसर। लेट मी मार्क योर अटेंडेंस सेकंड सेशन की। अब अगर हम लोग ऑन कैंपस होते तो मैं आपके लिए तालियां बजवा देता इसके लिए। सर अभी क्लास खत्म कर दी। अच्छा, क्लास खत्म कर दूं। मोहम्मद जवाद कबीर, ये जिसने आंसर किया वही कह रहा है। यस सर, प्रेजेंट। मैं कह रहा हूँ जो क्लास खत्म कर दें, जिसने आंसर किया ये वही कह रहा है कि क्लास खत्म कर दें। सर वो आप तालियां नहीं बजवा सकते, अभी क्लास ही खत्म करा दी। अच्छा ठीक है, ठीक है। वकास अली, प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा अरशद, यस सर। मोहम्मद उसामा, यस सर। मोहम्मद इस्माइल एहसन। अच्छा वो तो चला गया हुआ। जिशान जावेद। सर छोड़ गया है। हाँ ठीक है। मोहम्मद वासिफ। प्रेजेंट सर। यार ये मलिक वासिफ आपकी यार माइक ऑन है और आपके सांस की आवाज आ रही है बीच में बहुत ज्यादा। सर मैं प्रेजेंट हूँ मेरी। मैं लगा दूंगा लेकिन जरा माइक ऑफ रखो। निमरा। साकिब रकीब। यस सर। उसैदुर रहमान। प्रेजेंट सर। सना मलिक। प्रेजेंट सर। एहसन अली। प्रेजेंट सर। ताहिर जमान। यस सर। मोहम्मद असद। अतिया बीबी। प्रेजेंट सर। अब्दुल सत्तार। यस सर। मुस्लिम हुसैन। प्रेजेंट सर। हाशिर मुस्तफ़ा। मारिया नुसरत। प्रेजेंट सर। अब्दुल हसीब। प्रेजेंट सर। अदनान अली। प्रेजेंट सर। अबू बकर जावेद। प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन। प्रेजेंट सर। मलिक असद। यस सर। मोहम्मद अयान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद आदिल फारूकी। प्रेजेंट सर। साकिब बोस्तान। यार आप लोगों में से सीआर कौन है? साकिब। साकिब कौन रकीब। सा? साकिब रकीब। रकीब। हाँ साकिब है यहाँ पे। जी अच्छा साकिब मैं ही यार बात मेरी कर रहा हूँ बात। अच्छा आप ही बात करो। मेरी बात ऐसे ही मेरे ज़हन में अभी आया। आपका पिछला सेमेस्टर भी ऑनलाइन गुजरा है राइट? सर। जी ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग इज अ सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट के जहाँ पे आपको ऑनलाइन से इतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं मिलनी चीजों की। बिल्कुल ठीक यही है। बात है। हाँ तो अपनी जाया मैं दिस इज व्हाट मेरे सडनली अभी ही ज़हन में आया है। मुझे कोई इशू नहीं है इस हवाले से। आप अपनी क्लास वालों से सारे बात कर लो। बाकी तो ऑनलाइन हो ही रही है जो चीजें। आप अपनी क्लास वालों से बात कर लो। व्हाट वी कैन डू, हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे मतलब एक क्लास हमारी ऑनलाइन हो जाए करे, एक हमारी ऑन कैंपस हो जाए करे। व्हाट डू यू थिंक? ये सही है बिल्कुल सर। देखो उसका फायदा ये होगा कि जो ऑनलाइन लेट्स सपोज आज हमारी ऑनलाइन हो गई तो नेक्स्ट वीक अगर हम लोग ऑन कैंपस कर लेते हैं, उसका बेनिफिट ये हुआ करेगा हमें कि जो ऑनलाइन में कमी रह जाए करेगी हम लोग ऑन कैंपस उसको पूरा कर ले करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप इनसे बात कर लो जो है सर। सारों से, और उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं इसको। सर ये सही है बिल्कुल। ठीक है, दिस इज व्हाट आई थिंक ये होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, और वहां से फिर आपकी जो लेकिन ये करने के लिए आपको फिर हम लोगों को उनको भी पूछना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटर आपके सर से। कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेटर कौन है आपके?
इरफान खादिम सर है। अच्छा इरफान खादिम, ये इरफान साहब कौन से वाले हैं, जो पीएचडी वाले हैं? जी पीएचडी वाले हैं ना जो? जी सर, उनसे मैं बात कर लूंगा। कोई हाँ, मसला लेकिन नहीं है। उसमें फिर हमें ये करना है, आप उनसे भी बात करना, मैं आपको आपके जो बी सेक्शन वाले हैं उनका भी कर दूंगा। हम फिर किया ये करेंगे कि उनकी तो ऑन कैंपस ही होती है ना ऑलरेडी क्लास, जी ठीक है? तो इन लोगों ने कुछ किया हुआ, जब आप बात करेंगे ना तो इसी तरह बात करना कि जिस दिन आपकी फिर हम ऑन कैंपस कर लिया करेंगे आप ही के डे पे, जुमेरात को ही, सही उसी वीक में जो उनकी होगी, उनकी ऑन कैंपस नहीं, उनकी ऑनलाइन कर लिया करूंगा मैं। सही हो गया। ठीक है ना, ताकि जो यूनिवर्सिटी ठीक। का अगर वो बात करते हैं ना इरफान आदिम साहब के, भाई आपका तो जो वो है एचईसी की तरफ से है कि स्टैगर्ड बेसिस पे क्लासेस होनी चाहिए, 50% अटेंडेंस, तो हमारी वो वही रहेगी जी कि मंडे को हम लोग उनकी जो आपका बी सेक्शन है उसकी मैं ऑनलाइन कर लूं और आपकी ऑन कैंपस हो जाए, और फिर नेक्स्ट वीक हमारी उनकी ऑन कैंपस हो जाए और आपकी ऑनलाइन हो जाए। सही हो गया। ठीक है, जब भी अगर ये बात करोगे उनसे, मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन हो रहा है, मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं है, ठीक है, किसी की किस्म की जी क्लासेस से, तो ये मैं अपने उसके इंटरेस्ट के लिए नहीं कह रहा, ये आप लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग पूरे का पूरा अकाउंटिंग गुजर जाना ये भी ऑनलाइन, तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सही है सर। लेकिन वही पॉलिसी तो चूंकि उनकी है, जो एक पॉलिसी है कि एक अगर कॉन्टिन्यूस ऑनलाइन है और एक कॉन्टिन्यूस ऑन कैंपस है, तो उसको हम लोग मैनेज करने के लिए इसी तरह किया करेंगे, जैसे इस वीक में फॉर एग्जांपल हमारी हो गई है आपकी ऑनलाइन, तो अगले वीक में हम लोग इसको आपको ऑन कैंपस कर दें और उनकी क्लास को मैं ऑनलाइन कर दूं। ठीक है ना, तो इस तरह स्टैगर्ड बेसिस पे हम लोग कर लें। ठीक हो गया सर, कल मैं बात ठीक कर है, लेता हूँ उनसे। आप बात भी कर लें और अपने क्लास वालों से भी पूछ लेना, कहीं क्लास वालों आपके खिलाफ ना हो जाए, अभी चंगी पली हमारी ऑनलाइन लगी हुई थी, तुम्हें खराब नहीं करा। नहीं नहीं खिलाफ होंगे ये। ठीक है, तो इस सही तरह चलो, ख्याल रखो, सही। फिर इंशाल्लाह जो भी हुआ सर मुझे इन्फॉर्म कर। जी बोले। सर एक बात पूछनी थी सर, मैं सेमेस्टर फ्रीज करवाना चाहूँ तो क्या प्रोसेस है? यार मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर की चीजें नहीं पता मुझे। कोऑर्डिनेटर से पता करूँ? हाँ, आपको उनसे पता करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। उसैद क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे मुझे लगता है। सर वो गलती से हो गया था। क्या कर क्या रहे हो, मुझे बताओ तो सही। ओ, गलती से क्लिक हो गया था सर। नहीं, वो तो क्लिक हो गया था, कर क्या रहे थे मतलब? नहीं गलती सर, से। वो दोस्त बैठा हुआ है साथ, वो गेम खेल रहा था। अच्छा, वो गेम खेल रहा है, चलो ठीक है। यस। ओके जी, टेक केयर फिर। हाँ, अल्लाह ओके हाफ़िज़। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।